फिटनेस फैमिली, वेलकम टू माय चैनल रावत फिटनेस जोन। आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वो क्लास 11 के चैप्टर 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN पर होने वाली है। अब CWSN का मतलब होता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ठीक है, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं या फिर दिव्यांग लोग होते हैं, दिव्यांग मतलब जो अच्छे से चल नहीं पाते, जिन्हें अच्छे से सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, मेंटली डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है, तो उन लोगों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और ये भी पढ़ने वाले हैं कि उन लोगों को किस तरीके से हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और यार जो भी इस चैनल पे न्यू है वो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि क्या होता है कि मुझे भी तो मोटिवेशन की ज़रूरत है। आपका एक अच्छा कमेंट इतना अच्छा अंदर से मोटिवेट करता है मुझे कि और भी अच्छे अच्छे वीडियोस और भी अच्छे अच्छे नॉलेज, रीसेंट नॉलेज आप तक पहुंचाऊं मैं। ठीक है, तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूले। दूसरी चीज़, डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना ना भूले, क्योंकि उसमें आपको लेटेस्ट सिलेबस जो CBSE ने निकाला है क्लास 11 का, क्योंकि कुछ चैप्टर्स में से कुछ टॉपिक्स हटा भी दिए हैं, तो वो आप ज़रूर देख लेना। और नोट्स तो आपको ज़रूर मैंने प्रोवाइड करे हैं, उसमें वो भी आप ज़रूर देखना। आपको सिर्फ ये करना है कि नोट्स पढ़ने हैं, एक बार ये वीडियो देखनी है और बुक खोलना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का क्या नाम था? फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। देखो, इसमें जो पहला टॉपिक है वो है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन का जो एम और ऑब्जेक्टिव है, उससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि एडेप्टिव और फिजिकल एजुकेशन भैया होता क्या है। देखो, फिजिकल एजुकेशन तो सबको पता है कि एजुकेशन मतलब गेनिंग नॉलेज, एंड फिजिकल मतलब बॉडी मूवमेंट। मतलब आपको जो बॉडी मूवमेंट से नॉलेज मिलती है, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ से आपके बॉडी के अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, उसको ही हम फिजिकल एजुकेशन कहते हैं, है ना। अब यहाँ पे बात आती है भैया एडेप्टिव क्या है, एडेप्टिव वर्ड कहाँ से जुड़ी है, ये आपके लिए न्यू है। तो एडेप्टिव हम समझेंगे कि इसमें एक वर्ड है एडेप्ट। एडेप्ट मतलब क्या होता है? किसी भी सरकमस्टांसिस के अंदर अपने को उस अकॉर्डिंग बना देना, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। ठीक है, इसके एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि गर्मियाँ आती हैं, समर्स आता है, तो उसमें हम क्या कैसे पहनते हैं कपड़े? हाफ क्लोथ्स, ठीक है, या फिर कॉटन क्लोथ्स, ठीक है, जिसमें हमें कम गर्मी लगती है। ऐसा तो नहीं है ना हम वुलन क्लोथ्स पहन लेते हैं। अब कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे कि नहीं हम तो पहनते हैं गर्म कपड़े भी, तो भैया उनमें कोई अलग सा AC लगा होगा। नॉर्मल पर्सन में से तो नहीं होता है ऐसा। तो इसी तरीके से जब विंटर्स आते हैं तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो हम क्या करते हैं? वुलन क्लोथ्स को, गर्म कपड़ों को एक्सेप्ट करते हैं और उन्हें पहनते हैं, ताकि हमें क्या ना लगे, सर्दी ना लगे। ठीक है, तो मतलब हम उस क्लाइमेट को जो चेंज हो रहा है उसमें अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं, उस क्लाइमेट को हम अडेप्ट कर रहे हैं और उसके अंदर क्या हो रहे हैं? एडजस्ट हो रहे हैं। तो इसी का मतलब होता है एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन का भी यही मतलब है। जो CWSN जैसे बच्चे होते हैं, मतलब जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके लिए ऐसे मॉड्यूल्स या फिर ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ बनाई जाएं जिनको वो अडेप्ट कर ले। मीन्स कि उनके नीड्स के अकॉर्डिंग है। नीड्स के अकॉर्डिंग मतलब कि हर बच्चे में एक जैसी डिसेबिलिटी तो नहीं होती ना। मतलब कोई चल नहीं पा रहा अच्छे से, तो किसी को सुनाई नहीं देता, तो अलग अलग डिसेबिलिटी होती है। तो मतलब उनके नीड्स के अकॉर्डिंग ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ बनाई जाएं जिन्हें वो अडेप्ट कर ले और उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम भी ना हो। ठीक है, तो आई होप आपको एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन का मतलब अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं एम्स की। तो देखो, जो मैंने आपको बताया कि एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन जो होती है वही तो एम होता है एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन का। ठीक है, तो एम ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन इज़ दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, उनके लिए ऐसी एक्टिविटीज़ बनाई जाएं जिनको उनको परफॉर्म करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, वो हैप्पीली और इजीली उन एक्टिविटीज़ को एडेप्ट करके परफॉर्म करें। ठीक है, यही तो एम है। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। तो
ऑब्जेक्टिव्स हम उन्हें कहते हैं कि जो भी हमारा एम होता है, जो टारगेट होता है, उसको अचीव करने के लिए जो जो हम प्रोसेस करते हैं, जो जो चीज़ें हम करते हैं, जो जो अपने में डेवलपमेंट करते हैं एम को अचीव करने के लिए, उसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे जो एडेप्टिव फिज़िकल एजुकेशन का पहला ऑब्जेक्टिव है वो है डेवलप सोशल एबिलिटीज़। मतलब कि देखो जो बच्चा होता है वो बाहर, ऐसा तो नहीं है कि वो घर के अंदर हमेशा परफॉर्म करेगा, उसे कभी ना कभी तो बाहर परफॉर्म करना ही होगा ना एक्टिविटी, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जो बाहर, जो दिव्यांग होते हैं और वो बाहर जब परफॉर्म करते हैं एक्टिविटीज़, तो वो कई सारे लोगों से मिलते हैं, ठीक है, एक सोशल नेटवर्क बनाते हैं। तो जो लोग होते हैं उनसे वो डरे ना, ठीक है, और अपनी एक्टिविटीज़ बिना डरे अच्छे से परफॉर्म करें, इसी को हम कहते हैं डेवलप सोशल एबिलिटीज़, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दूसरा ऑब्जेक्टिव की। जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो है डेवलप मोटर स्किल्स। मतलब उनके मूवमेंट डेवलप हो पाएँ, वो जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उनके अंदर उनकी मोटर स्किल्स डेवलप हो पाएँ, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड ऑब्जेक्टिव की। तो बिल्ड इंटरेस्ट। देखो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो वो किस तरीके से परफॉर्म कर पाएगा, वो तो स्टार्ट ही नहीं करेगा ना परफॉर्म करना एक्टिविटी। तो इंटरेस्ट लाता है उसके अंदर क्या, एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। तो अब बात करते हैं फोर्थ की। इनइक्वालिटी फील ना करे। मतलब एक बच्चा है उसको समानता फील हो, यानी कि उन जो और लोग हैं, जो नॉर्मल बच्चे हैं, उनके सामने वो ऐसा फील ना करे कि यार मैं तो इनसे अलग हूँ। वो इक्वल फील करे उनके साथ, वो हैप्पीली अपने आप को एडजस्ट कर ले, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ ऑब्जेक्टिव है। फिफ्थ हम बात करते हैं सेल्फ इस्टीम की, यानी कि उनके अंदर सेल्फ इस्टीम डेवलप हो, मतलब आत्मविश्वास डेवलप हो। वो भी ये समझे कि यस मैं भी कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। अपने आप की जो कंडीशन है उसको लेके ना बैठे, उसे हटा के एक ऐसा सोचे कि यस वो भी कुछ कर सकते हैं लाइफ में, ठीक है। जो हमारा अगला है एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो इसका मतलब होता है, देखो जो ऐसे बच्चे होते हैं, दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनको पसंद होता है कि वो घर में ही रहें, ठीक है, लोगों से कम बात करना पसंद करते हैं। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन मतलब कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें एक्टिविटीज़ में, ठीक है। तो जब ये होगा तो वो घर में रहना कम पसंद करेंगे फिर, और बाहर रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आप सबको एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, ये बस अच्छे से समझने वाली बात थी, ठीक है। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। हमारा जो इस टॉपिक चैप्टर का दूसरा टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन को प्रमोट करती है। तो देखो जो एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन या फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो कोई तो करवाता होगा ना, वो एक्टिविटीज़ कोई तो परफॉर्म करवाता होगा, कोई तो ऑर्गेनाइजेशन होती होगी जो इनको रेगुलेट करती होगी, चलाती होगी। तो वो ऑर्गेनाइजेशन होती है IFAPE, मीन्स इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। इसका क्या मतलब होता है कि ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती है कि जो नई नई फिजिकल एक्टिविटीज़ बनाती है, ठीक है, उनके नीड्स के अकॉर्डिंग, और वर्ल्ड में पहुंचाती है, यानी कि वर्ल्ड में ये स्प्रेड करती है ताकि सब लोग इसको फॉलो कर सके। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे IOC होता है, कमेंट में आप ज़रूर बताना IOC की फुल फॉर्म। तो IOC जो होता है उसका क्या काम होता है कि जितने भी ओलंपिक गेम्स होती हैं उनकी गाइडलाइंस तैयार करना, ठीक है। उसी तरीके से जो IFAPE होता है, ठीक है, उसका काम भी है कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बनाना, किन के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए, उनके नीड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उन फिज़िकल एक्टिविटीज़ को IFAPE क्या करता है, थ्रू आउट द वर्ल्ड में पहुंचाता है, शेयर करता है, ठीक है, ताकि सभी लोग इन एक्टिविटी को क्या कर सके, अडेप्ट कर सके और उसे अच्छे से फॉलो कर सके, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं स्पेशल ओलंपिक भारत की। तो इसे पढ़ने से पहले आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था स्पेशल ओलंपिक मूवमेंट। उसमें क्या था कि जो एक कैनेडी सरोवर लेडी थी, ठीक है, वो कौन थी, US के फॉर्मर प्रेसिडेंट की सिस्टर थी। उन्होंने क्या अपने आसपास में ये देखा था कि ऐसे बच्चे हैं जिन्हें इक्वालिटी नहीं मिलती है, एक समानता नहीं होता है, ठीक है। तो उनके लिए
कैनेडी सरोवर को बहुत ज़्यादा बेकार फील होता था। तो उन्होंने एक इंटरनेशनल लेवल पे एक इनिशिएशन लिया, एक स्टार्ट किया, जिसे कहेंगे हम स्पेशल ओलंपिक मूवमेंट। ठीक है, दिव्यांग बच्चों के लिए ऐसी एक स्टेज, एक प्लेटफॉर्म बनाई जहाँ पे वो अपना प्रदर्शन दे सकते हैं और वो अपने आप को ऐसा फील कर सकते हैं कि यस, वो भी बाकी लोगों जैसे अचीव कर सकते हैं। तो जो स्पेशल ओलंपिक मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया था, तो उसके अंदर उन्होंने सबसे पहले बच्चों का मेडिकल चेकअप करवाया। ठीक है, उनका इंटरेस्ट लाया उस फील्ड में, फिज़िकल एक्टिविटीज़ में, जो भी वो करना चाहते हैं। और जिस बच्चे का इंटरेस्ट जिस गेम में था, उस गेम को उन्होंने उनके नीड्स के अकॉर्डिंग डेवलप किया कि वो इसे अडेप्ट कर सके, उसमें एडजस्ट कर सके अपने आप को और ईज़िली परफॉर्म कर सके वो सारी फिज़िकल एक्टिविटीज़। ठीक है, कैनेडी सरोवर ने ये इंटरनेशनल लेवल पे स्टार्ट किया था। उसके बाद ये इंडिया में आया था एज अ स्पेशल ओलंपिक भारत। अब भारत की यहाँ पे बात हो रही है, तो मतलब इंडिया की बात हो रही है। ठीक है, तो इंडिया में जो ये स्पेशल ओलंपिक भारत मूवमेंट है, ये कब आया था? 1988 में। और कहाँ हुआ था? मुंबई में। और कितने एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था? 10,000। तो ये चीज़ें याद रखना आप तीनों। इंडिया में सबसे पहले आया था 1988 में। कहाँ हुआ था? मुंबई में। और कितने दिव्यांग एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था? 10,000। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो स्पेशल ओलंपिक भारत है, इसमें इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर वाले पर्सन्स या फिर बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। इंटेलेक्चुअल और डिसऑर्डर का मतलब होता है कि जो लोगों की ब्रेन की फंक्शनिंग प्रॉपरली वर्क नहीं होती है। ठीक है, जिनकी लर्निंग प्रोसेस बहुत धीरे होती है या फिर यूँ कहो कि नहीं हो पाती। जो लोग ऐसे लोग क्या होते हैं कि इन्हें मेंटल प्रॉब्लम्स जो होती हैं, ठीक है, इससे ये रिलेट करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले जैसे क्वेश्चंस होते हैं, ये बिल्कुल नहीं कर पाते। तो जो स्पेशल ओलंपिक भारत हैं, इनमें सिर्फ इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर वाले लोग ही पार्टिसिपेट कर पाते हैं। ठीक है, मतलब जिन्हें मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसे ही जो बच्चे हैं या लोग हैं, वो स्पेशल ओलंपिक भारत में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पैरालंपिक्स की। तो ओलंपिक्स की तरह एक मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट है। ठीक है, बस फ़र्क इतना होता है कि ओलंपिक्स में फिट एंड जो पूरी तरीके से हेल्दी होते हैं, ठीक है, जिन्हें कोई डिसेबिलिटी नहीं होती, वो पार्टिसिपेट करते हैं। और पैरालंपिक्स में वो दिव्यांग बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं जिनको डिसेबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो पैरालंपिक्स हुए थे, वो हुए थे रोम में। कहाँ पे? रोम में। और कब हुए थे? 1968 में। ठीक है, जो पैरालंपिक्स है, इसका हेडक्वार्टर है बॉन, जर्मनी में। ठीक है, कहाँ पे है? बॉन, जर्मनी में। और जो ये पैरालंपिक्स है, इसको कौन रेगुलेट करवाता है? ओलंपिक कमेटी। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट, पैरालंपिक्स में ऐसे लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं जिनको फिज़िकल प्रॉब्लम्स होती हैं। मतलब जैसे ऐसे लोग जिनका हाथ नहीं होता, जो अच्छे से चल नहीं पाते, ठीक है, रिस्ट नहीं होता, मतलब बॉडी में से कोई पार्ट नहीं होता। तो फिज़िकल प्रॉब्लम वाले लोग ही पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब बात करते हैं डेफ ओलंपिक्स की। तो डेफ ओलंपिक्स, देखो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, डेफ मतलब जिनको सुनने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इस कॉम्पिटिशन्स में वही लोग पार्टिसिपेट करते हैं जिनको सुनने में प्रॉब्लम होती है, जिन्हें सुनाई बिल्कुल नहीं देता है या बहुत कम देता है। ठीक है, साउंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स ही लोग ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो डेफ ओलंपिक था, उसको हम प्रीवियसली क्या कहते थे, पता है आपको? इसको हम पहले क्या कहा करते थे? वर्ल्ड गेम्स ऑफ डेफ या फिर इंटरनेशनल गेम ऑफ डेफ। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में आता है कि प्रीवियसली क्या कहा करते थे, तो ये आपको याद रहेगा, मैंने वो बता दिया है। तो डेफ ओलंपिक्स में जो एथलीट पार्टिसिपेट करते हैं, अब उन्हें सुनाई तो देता नहीं है, तो जो उनकी रेसेस होती हैं, वो ना ही गन से स्टार्ट होती है, ना ही क्लैपर से स्टार्ट होती है, ना ही किसी कोच के कमांड से स्टार्ट होती है। तो अब वो स्टार्ट कैसे होंगी? तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, ठीक है, जो इंश्योर करती है या फिर ध्यान रखती है
कि डेफ ओलंपिक्स में ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएं, ऐसी एक्टिविटीज़ बनाए जाएं जो एडेप्टिव फिज़िकल एजुकेशन के अंदर फिट हो जाएं, जिन्हें डेफ एथलीट जो डेफ ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको उसे फॉलो करने में कोई दिक्कत ना हो और इजीली उन एक्टिविटीज़ को, उन चीज़ों को वो अडेप्ट कर ले और डेफ एथलीट्स उन्हें इजीली परफॉर्म कर पाएँ। तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? CISS, मतलब कमेटी ऑफ इंटरनेशनल डी स्पोर्ट डी साउंड। दोबारा सुन लो, कमेटी इंटरनेशनल डी स्पोर्ट डी साउंड। ठीक है, तो ये कंडक्ट करवाती है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कंडक्ट करवाती है आपके डेफ ओलंपिक्स। अब जो रेगुलेटिंग बॉडी होती है डेफ ओलंपिक्स की वो होती है ओलंपिक कमेटी तो होती है, लेकिन IFAPE भी इसे रेगुलेट करती है। IFAPE की मैंने बताई थी आपको डेफिनेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, जो इसको रेगुलेट भी करती है डेफ ओलंपिक्स को और डेवलप भी करती है। ठीक है, आई होप आपको ये डेफ ओलंपिक्स अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो आज की जो वीडियो है मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इसका एक पार्ट रह गया है, ठीक है, एक टॉपिक रह गया है, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको दे दूँगी। ठीक है, वो भी आपका परसों तक आ जाएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एग्ज़ाम के आने से पहले मैं सेकंड टर्म के तो सारे चैप्टर्स कंप्लीट करवा दूँ अच्छे तरीके से। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ फर्स्ट टर्म में आए हुए चैप्टर्स भी मैं इसमें कवर कर दूँ, ठीक है, एग्ज़ाम से पहले। और गाइज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, या ये वीडियो आपके थोड़े से भी काम आई हो तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। ठीक है, देखो आप मोटिवेट होते हो, ठीक है, पर मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए आप तक अच्छी अच्छी नॉलेज पहुंचाने के लिए, रीसेंट सिलेबस पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो बाकी आपकी मर्ज़ी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल रावत फिटनेस जोन।